भाई एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। हाई स्कूल में यही निबंध 7 अंकों का आता है और इंटरमीडिएट में यही निबंध 9 अंकों का आता है। खासकर हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में लिखा जाने वाला जो निबंध होता है उसके बारे में। यानी एक अच्छा निबंध लिखने का क्या तरीका है, सही तरीके से निबंध हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले एक काम कर लेना है, कॉपी मिलते ही आपको एक स्केल भर से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर एक हाशिया खींच लेना है और इसके बाद आपको हेडिंग्स सबसे नंबर 1 पर तो आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे जो भी है। फिर यहां पर एक अच्छा सा जिस निबंध के बारे में आप लिख रहे हैं उस निबंध का यहां पर एक टॉपिक लिखें। ठीक है, यानी जिस निबंध को आप लिख रहे हैं उसका यहां पर शीर्षक लिख दें, अंडरलाइन कर दें कि हम भाई बेरोजगारी समस्या और समाधान पर हम निबंध लिख रहे हैं। हाशिया खींचा है तो अच्छी बात है और नहीं खींचा है तो आप खींच सकते हैं, थोड़ा सा एकदम डबल हाशिया खींचना है ना, ऐसे खींच लीजिए, बहुत बड़ा नहीं खींचना है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले आपको रूपरेखा बनानी है। अगर बात करें तो भाई ये जो हाई स्कूल में होता है, मैं इधर समझा देता हूं, ये अगर 10th में रूपरेखा बनानी है, 10th में रूपरेखा के कोई अंक नहीं कटते हैं, लेकिन 12th में अगर आपने रूपरेखा नहीं बनाई तो 2 अंक आपके चले जाएंगे, क्योंकि 12th के पेपर में आपको 2 + 7 = 9 करके आपका अंकन होता है एक निबंध लिखने का। ये 9 अंक बहुत बड़ी संख्या होती है, बड़ा नंबर है 9 अंक। 9 अंक कोई छोटी चीज नहीं है। निबंध हमेशा अंत में लिखें, लेकिन निबंध लिखते समय आपको क्या क्या सावधानियां करनी है और निबंध छूटे ना, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। आप टाइम मैनेजमेंट क्लास 12 ज्ञान सिंधु, टाइम मैनेजमेंट क्लास 10 ज्ञान सिंधु ऐसे डाल के सर्च करेंगे तो जरूर हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो 10th का 7 अंक का होता है, मैं यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं, बाकी अन्य बोर्ड्स के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, चाहे एमपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, निबंध एक सा ही लिखा जाता है। ठीक है, और तो 2 अंक रूपरेखा के होते हैं, तो मैं यहां पर ध्यान रख रहा हूं इंटर का, बाकी हाई स्कूल वालों को भी ऐसे लिख। बेरोजगारी समस्या और समाधान, सपोज दैट हमें यह निबंध लिखना है। सबसे पहले हमें रूपरेखा बनानी है। रूपरेखा बनाते समय ध्यान रखना है कि जितनी हेडिंग्स रूपरेखा में हो उतनी ही हेडिंग्स हमें आगे सम्मिलित करनी है। या रूपरेखा के बड़ी बड़ी यानी मेन मेन हेडिंग, कभी कभी ऐसा होता है कि मेन मेन हेडिंग हमें रूपरेखा में लिखनी होती हैं। इसके बाद हेडिंग के अंदर जो सब हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, यानी हेडिंग्स के अंदर जो हेडिंग्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती है, उनको मैं अलग तरीके से हम लोग लिखते हैं। मतलब उनको यहां पर अंकित ना ही करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहां पर रूपरेखा में मुख्य हेडिंग्स के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तो अब यहां पर 7 हेडिंग्स मुख्य हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना हमेशा आप लिखें। प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है? प्रस्तावना, अगर आप मानिए कि आपको रटा हुआ निबंध नहीं है, आप बेरोजगारी की समस्या है तो बेरोजगारी क्या है, प्रस्तावना का मतलब होता है, प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि एक चर्चा, और इंट्रोडक्शन माने होता है कि परिचय देना, यानी कि चर्चा अपने बारे में करना। तो किसी के बारे में जो परिचय दिया जाता है या अपने बारे में जो परिचय दिया जाता है उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, उसी को हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो 2 मार्क्स को पाने के लिए हमेशा आपको रूपरेखा जरूर लिखनी है, और सभी बच्चों को सभी बोर्ड्स के लिए रूपरेखा बढ़िया सा लिखना अच्छा रहता है, खासकर इंटरमीडिएट तक। ठीक है, अब यहां पर बेरोजगारी की समस्या और समाधान हम निबंध लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पहले हमें बेरोजगारी के बारे में इस प्रस्तावना में चर्चा करनी चाहिए। चलिए भाई, कर दिया गया कि हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं, जैसे जनसंख्या की समस्या, प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, शिक्षा की समस्या, और उसी समस्या में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या, है ना। बेरोजगारी के चलते बहुत सारे अपराधों का भी समाज में जन्म हो जाता है और मनुष्य की आजीविका नहीं चलती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें आप इसमें लिख डालेंगे। तो सेम ऐसे ही मस्त मस्त लिखिएगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिखते रहिएगा, है ना। फिर यहां पर अगले पेज में, है ना, इधर मैंने पेज छोड़ दिया है, बट आपको अगले पेज में पीछे ही लिखना है, पेज छोड़ना नहीं है भाई।
ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा है। तो अब फिर बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बिल्कुल जैसे मैंने यहां पर हेडिंग्स बनाई हैं वैसे आपको भी हेडिंग्स बनाना है। एक छोटी स्केल ले लीजिएगा। छोटी स्केल क्यों ली जाती है भाई, छोटी स्केल हमको हेडिंग्स के अंदर अंडरलाइन करने के लिए ली जाती है। ये बड़ी स्केल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कराती है, तो छोटी स्केल आप ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप हेडिंग्स बिल्कुल ऐसे देखिए मस्त मस्त हेडिंग्स डालिएगा, और ये हेडिंग्स डालिए बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो भाई बेरोजगारी का अर्थ लिख दीजिए कि वह व्यक्ति जो योग्यता रखते हुए भी रोजगार नहीं पा रहा है, इच्छा भी है उसकी रोजगार, मतलब रोजगार रोजगार ग्रहण करने की इच्छा भी है, उसको योग्यता भी है ना, वो शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल समर्थ है रोजगार के लिए, फिर भी उसको जब रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। ठीक, ये लिख देंगे। बेरोजगारी के प्रकार भाई लिखेंगे। बेरोजगारी देखो दो प्रकार की होती है, स्थायी बेरोजगारी और अस्थायी बेरोजगारी। कभी कभी व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता है उस प्रकार का काम उसे नहीं मिलता है, यानी परिणामता वो किसी अन्य साधन से जीवन यापन करने लगता है। यह स्थिति भी अर्ध बेरोजगारी की ही मानी जाती है। कुछ उद्योग धंधे सीजनल होते हैं, विशेष मौसम में ही उनको उसमें काम होता है ना, जैसे चीनी उद्योग है, आइसक्रीम उद्योग है ना। तो यहाँ जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं, जब ये इनका ये काम ठप हो जाता है तो बेरोजगार हो जाते हैं। बेरोजगारी के दुष्परिणाम क्या होगा, तो जब भाई पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो अनपढ़ों की बात ही क्या करें। शिक्षित युवकों की ये बेरोजगारी देश के लिए सर्वाधिक चिंतनीय है कि भाई शिक्षित होते हुए भी, योग्य होते हुए भी व्यक्ति रोजगार नहीं पाता है, तो उसमें क्या होगा, तनाव होगा, अवसाद होगा, उसको उसकी आशाएं टूटेंगी, वो गुमराह हो जाएंगे, कोई उग्रवादी बनेगा, आतंकवादी बनेगा, है ना। तो ये सब कारण बेरोजगारी के दुष्परिणाम हो सकते हैं। कश्मीर और असम के आतंकवादी संगठनों में कार्यरत उग्रवादियों में अधिकांश इसी प्रकार के शिक्षित बेरोजगार हैं, है ना। इससे राष्ट्रीय आय में कमी आती। तो इस तरह आप चौथी हेडिंग्स को पूरा करेंगे। और फिर अगला है यहां पर बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण कृषि का प्रभुत्व है, कुटीर और लघु उद्योगों का पतन है, श्रम की गतिहीनता है, शिक्षा प्रणाली में दोष हैं। ठीक, तो ये ऐसे आप लिख देंगे बना बना के, अपना जो भी आपने याद किया है वो लिख देंगे। ठीक, तो इस तरह आपको बेरोजगारी दूर करने के उपाय लिखने हैं। जनसंख्या नियंत्रण करो, विनियोग ढांचे में परिवर्तन करो, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, कृषि पर आधारित उद्योग, कुटीर उद्योगों के में विकास करो। ठीक है, कुटीर उद्योगों में क्या करोगे, विकास करोगे। ठीक है, अब यहां पर भैया पूरा का पूरा निबंध यहां पर खत्म हो जाता है। यहां पर पूरे 9 अंक मिलेंगे। 9 क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहां इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। और 1, 2 और देखा जाए तो 3, 4 और 5 पेज, बट आपको भैया 3 पेज में ही लिखना है। 3 प्लस पेज लिखिएगा। कितने पेज लिखिएगा, 3 प्लस पेज लिखिएगा। तो इस तरह आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। अब यहां पर मैंने बेरोजगारी का निबंध कैसे लिखना है ये भी आपको समझा दिया, और एक अच्छा निबंध कैसे लिखना वो भी समझा दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।